सर अगर हम लोग पूरा ईएससी पे ही फोकस्ड है, ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों का गेट निकल जाएगा? सर मोस्टली चांसेस होते हैं कि अगर ईएससी को बेसिक टारगेट मान के कर रहे हैं तो जब ईएससी का प्रीलिम्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद गेट का एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम मिलता है। तो उस मंथ में अगर हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रैंक ला सकते हैं। अच्छा रैंक ला सकते हैं। ये कई टॉपर्स ने मुझे कहा है। मैं अभी एक रिसेंटली एक इंटरव्यू ले रहा था। ऑल इंडिया रैंक 6 है उनका गेट में सिविल से, और 64 है ईएससी में। तो उन्होंने भी कहा अरे सर मैं तो ईएससी पे बहुत अच्छे रैंक चाहता था, तो वो गड़बड़ हो गया मेरा, इतना अच्छा तैयारी हो गया गेट में कि वो निकल गया करके। तो ऐसा। गेट का मोस्टली गेट में चीजें होती है कि लक थोड़ा सा डिपेंड करता है। हम्म। गेट में काफी चीजें अनसर्टेन होती है कि एक साल हम लोग गेट को टारगेट मान के प्रिपरेशन, जैसे मैं किसी को सजेस्ट करूँ तो गेट को टारगेट मान के प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि गेट में एक ईयर में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, वो 3 घंटे हमारे अगर अच्छे नहीं जाते हैं तो एक ईयर की कंप्लीटली प्रिपरेशन हमारी बेकार चली जाती है। बट अगर ईएससी को हम लोग टारगेट मान के प्रिपरेशन करेंगे तो वो डेफिनेटली, अगर ईएससी नहीं भी होता है तो वो गेट में भी वर्क करेगी। और भी जो स्टेट लेवल के एग्जाम है या एसएससी है या लखनऊ मेट्रो जैसे मेरे केस में था, तो ये सारे एग्जाम्स में वो चीजें काम आएगी। तो मेरा मानना ही था कि मतलब ईएससी को टारगेट मान के सारी चीजें वहीं प्रिपेयर करनी है। ये बहुत अच्छी चीज कही है सर, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, मैं इस पॉइंट को डाइवर्सिफाई करना चाहूंगा कि ईएससी साल में एक बार होता है, 3 घंटे में आपको डिसाइड कर लिया जाता है, पर वहीं पर इंजीनियरिंग सर्विसेज में आप 3 स्टेजेस में देते हो। पहला अगर थोड़ा सा खराब भी हो जाए, आप क्वालिफाई भी कर लेते हो, तो नेक्स्ट स्टेज में आपके पास मेंस रहता है जिसमें आप अच्छा खासा खींच सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास इंटरव्यू रहता है, उसमें और भी खींच सकते हो, तो बहुत सारे चांसेस रहते हैं आपके पास। स्कोप काफी रहता है उसमें। इसको बेसिक्स मान के मतलब इसको सेंटर में रख के प्रिपरेशन अदर एग्जाम की भी इजीली हो जाती है। बट और कोई एग्जाम तो ऐसा नहीं है जस्ट गेट है या कोई एग्जाम है तो उसको टारगेट मान के प्रिपरेशन करना आता है, तो मेरे ख्याल से बस लेस होगा। और ये तो बिल्कुल ही मत करना कि आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो और आप गेट निकाल लोगे और ईएससी निकाल लोगे। ये बिल्कुल नहीं करना। बात करते हैं सर। हाँ। ये जो जब मैंने एसएससी का एग्जाम दिया लास्ट ईयर, क्या वो था 9 सितंबर को मेरा 2019 के बाद में ये में 9 सितंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ और उसके बाद मैं घर आ गया। तो फिर 23 सितंबर को एसएससी का एग्जाम था प्रीलिम्स का, तो कुछ पढ़ा नहीं था क्योंकि इंटरव्यू देखे आते तो ये लगा था कि नहीं हो जाएगा इजली। बट तो प्रीलिम्स के 1-2 दिन पहले पहुंचा, जस्ट प्रीलिम्स दे दिया कि ठीक है हो जाए तो अच्छा, नहीं है ये ऐसी तो हो ही रहा है। बट फिर उसके बाद ये ऐसी नहीं हुआ। तो ये ऐसी में ये कह सकते हैं कि हम किसी भी स्टेज पर खुद को सेफ मान के ये नहीं कह सकते कि हम उसके बाद प्रिपरेशन में मतलब काफी ढील दे दें, ये नहीं कर सकते हैं। तो हर स्टेज पे ऐसे में हम लोग को काफी अच्छा करना होगा। प्रीलिम्स में भी ऐसा नहीं करेंगे प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो गया तो हम बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, नहीं यार मेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। हर स्टेज पे वर्क करने की जरूरत होती है। तो लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो एसएससी का एग्जाम मैंने इवन ना प्रीलिम्स की तैयारी भी नहीं की, मेंस का एक बार थोड़ा सा देख लिया था क्या कैसा पैटर्न होता है, बट ईएससी का मेंस दे रखा हुआ था तो वहां से हेल्प मिल गई थी काफी। वेरी गुड सर, वही चीज तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि आपको क्या लगता है सर, एसएससी जेई के लिए कोई अलग से तैयारी करनी पड़ती है कि गेट ईएससी का कर रहे हो तो वो आराम से निकल जाएगा? किस लेवल की तैयारी रहती है, मतलब किस लेवल का आपको प्रिपरेशन चाहिए, किस कहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ये सारे चीजों के बारे में बताइए। सर एसएससी में क्या होता है, टेक्निकल पोर्शन भी रहेगा 100%, 50% मैथ एफटी के रहते हैं। तो मेरा मानना उसमें ये था कि एसएससी में कि जो एफटी वाला पोर्शन होता है वो हम लोग को ऑलमोस्ट कंप्लीट करना है। इसमें आउट ऑफ 50, 48, 49% हम लोग के सही होने चाहिए। और इसके बाद जो टेक्निकल पोर्शन है वो हमारे ऑलरेडी कमांड होती है कि हम ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारा पेपर टेक्निकल पोर्शन में सर मेरा मानना होता है कि कहीं भी हम अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो हम उसमें टेक्निकल पोर्शन में मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पोर्शन सचा होता है वहाँ पे जो भी मिस्टेक्स अगर हम करते हैं तो वो हम लोग को एक नेगेटिविटी हमारी रहेगी। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो उसमें ऐसे टेक्निकल पोर्शन हो गया, मैथ एफटी का हो गया, कि नॉन टेक का पोर्शन भी रहता है, इसमें करंट अफेयर्स होते हैं, कुछ हिस्ट्री के ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उस पोर्शन को मैं मोस्टली निगलेक्ट करके चलता था कि इसमें क्वेश्चन जो भी हो जाए वो ठीक है, बट जो मेन हमारा जो स्ट्रीम है जिसमें हमारी कमांड है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। अगर वहाँ पे हम अच्छा कर ले जाते हैं तो इसको ये कंपनसेट कर लेती है। मतलब आपका एकदम स्ट्रैटेजी क्लियर था एसएससी जेई के लिए, और आपका सब कुछ निकल भी गया। क्योंकि कई लोग सर उसी के लिए डेडिकेटेड तैयारी करते हैं ना कि नहीं एसएससी जेई आ रहा है तो एसएससी जेई का 1 साल से तैयारी कर रहे हैं कि निकलना चाहिए करके। पर आपने जो गुरु ज्ञान दिया है कि सबसे पहले आप ईएससी का अगर अच्छे से कर रहे हो तो आपका वो तो सब्सिडियरी है, निकल ही जाएगा, है कि नहीं सर? हाँ हाँ।
तो सर जैसे आपने कहा कि आपने मेट्रो के भी एग्जामिनेशन निकाले हैं, लखनऊ मेट्रो के, वहां पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या इन सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सर बीच बीच में आ जाते हैं, आपका प्रिपरेशन का फ्लो थोड़ा सा खराब हो जाता है। एकदम प्रैक्टिकल सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि हम लोग देख रहे हैं ऐसे ये एग्जामिनेशन है हम लोगों का, ईएससी की तैयारी है, बीच में रेलवे आ जाता है ना, कभी ये मेट्रो आ जाएगा, कभी बैंक भी आ जाता है, कुछ कुछ कैट वैट सब आ जाता है। तो कौन से एग्जामिनेशंस को दिलाना चाहिए, कौन से एग्जामिनेशंस को नहीं दिलाना चाहिए, इसरो आ जाता है, बार्क आ जाता है, क्या क्या नहीं आता, तो आप ये बताइए कि कैसे करना चाहिए इन सारी चीजों को। सर इसमें बेसिकली ये रहेगा कि पेपर देने का कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नेगेटिविटी भी रहेगी। जैसे लास्ट टाइम 2019 में मैंने भी कुछ एग्जाम दिए थे, एनडब्ल्यू दिया था, डीएससीसीआईएल का था, इसरो का दिया था, बार्क का, इसरो इवन इसरो बार्क का मैंने लास्ट टाइम इंटरव्यू भी किया था, बट उसमें फाइनली हो नहीं पाया था। तो इन सारे पेपर्स को अगर देने से बेनिफिट ये भी रहेगा कि हम लोग के अगर ये पेपर क्लियर हो जाते हैं तो एक पॉजिटिविटी रहेगी माइंड में, एक मोटिवेशन बढ़ता है कि नहीं हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आउटकम आ रहा है हमारा। कोई जैसे टेक्निकली पोर्शन की बात करेंगे, कोई पेपर इशू का है जो टेक्निकली होता है, अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो हम लोग को ये रहेगा ना कि हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सही ट्रैक पे जा रही है। बाद का एग्जाम है, हम लोग जो प्रिपरेशन किए उसमें टेक्निकली पोर्शन रहता है मोस्टली, तो उसका आउटकम आएगा तो हम लोग के लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। बट इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी ये रहता है कि अगर पेपर्स नहीं निकलते हैं तो एक माइंड में नेगेटिव थॉट भी जनरेट होती है कि हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद निकल जाते हैं कि हमारा कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि अगर दे सकते हैं तो पेपर एटलीस्ट देना चाहिए, क्योंकि जैसे इसरो हुआ, बार्क हुआ और जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल पे तो मोस्टली देना ही चाहिए। तो जो भी एग्जाम्स है उसमें टेक्निकल अगर पोर्शन आ रहा है तो हम लोग को देना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मान लो बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग में टेक्निकल पोर्शन तो कुछ नहीं आएगा, तो वो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो कुछ मतलब नहीं होगा देने का। बट बैंकिंग में भी कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो हमारे ब्रांच से रिलेटेड होते हैं। मान लो कभी किसी बैंक में इंजीनियर की पोस्ट पे आते हैं तो वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ कुछ पोर्शन नॉन टेक का भी होता है, उसमें कुछ टेक्निकल होता है। तो हम बेसिकली हमारी कमांड होती है टेक्निकल पोर्शन पर, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि जो पेपर में टेक्निकल पोर्शन जो भी आ रहा है वो एटलीस्ट हम लोग उसको कंप्लीट कर सकें। हमने जो पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने का हम लोग को चांसेस मिलते हैं, तो पेपर अगर देना दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। आपने बहुत सही कहा सर कि हमेशा मतलब ना बड़े एग्जाम की आप तैयारी करते रहेंगे ना तो छोटे जो रिलेटेबल एग्जाम्स रहते हैं, जैसे आपके जो भी टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड रहेंगे, उनको अगर आप दिलाते रहोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूअस होता भी रहेगा। और अगर पेपर निकल जाता है तो कॉन्फिडेंस भी बड़ा अच्छा आ जाता है कि चले एक चीज तो है अपने पास, प्लान बी रहती है आपका ये। LMRC ऐसे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का था, और एसएससी का भी तो एक ये ऑप्शन होता है कि नहीं हमारे पास एक शॉर्टी, तो क्योंकि टाइमिंग भी बढ़ती जाती है और सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ईएससी के इंटरव्यू में पहुंचेंगे तो वहाँ पर सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि 2018 के बाद क्या कर रहे हो अभी तक, इस बार सेम क्वेश्चन था। पहला ही क्वेश्चन था कि 2018 से अभी तक क्या कर रहे हो। हाँ, तो इसका क्या जवाब देना चाहिए सर? ये जानना ही है, क्योंकि ड्रॉप आदमी लिया रहता है ना, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है क्या जवाब होना चाहिए और सही क्या है? सर जैसे मेरे केस में था 2018 में मैंने पास आउट हूँ, तो 2019 में 1 ईयर गैप तो जस्टिफाई हो जाता है कि प्रिपरेशन कर रहे थे। बट उसके बाद 2020 में पहुंचते हैं तो 2 ईयर्स 3 ईयर्स के गैप को जस्टिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और उनके सामने ऐसे कोई इंटरव्यू लेगा तो वो चाहता है कि हमको बेस्ट ऑप्शन मिले, जो भी हमारे पास कैंडिडेट हम लोग सिलेक्ट करें वो बेस्ट हो। जैसे कि मान लो मैं इंटरव्यू में मेरे पैरेलली एक और स्टूडेंट है और मेरे पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास ऑलरेडी 4-5 जगह जॉब हो रखी है, तो उनके इंटरव्यू जो होगा उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में उसको देखेगा कि सामने वाले के पास 4-5 जॉब ऑलरेडी है, उसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रहा होगा तभी उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहाँ पर उसके लिए हेल्प करेगा डेफिनेटली। तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कोई ना कोई एग्जाम पैरेलली देते रहें, जो अगर हम लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो इंटरव्यू में डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। इंटरव्यू में जो एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यूअर, वो बेसिकली चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स है उसको प्रैक्टिकली कितनी नॉलेज है। तो अगर हमारे पास कोई जॉब ऑलरेडी है और उसमें हम 5 to 6 मंथ्स या इवन 2-3 मंथ्स वर्क कर चुके होते हैं, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट रहता है कि हम लोग को प्रैक्टिकली चीजें पता होती हैं काफी, क्योंकि जो भी हम लोग अभी तक पढ़ते हैं बुक की नॉलेज होती है, तो प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में इतना कुछ आइडिया नहीं होता है। तो वहाँ पर एक वो बेनिफिट मिल जाता है अगर हम ऑलरेडी किसी एग्जाम दे रखे होंगे उसमें ज्वाइनिंग हो रखी है 2-3 मंथ की, तो प्लस पॉइंट रहेगा। अच्छा, बहुत सही है सर। सर जैसे आपका मैं ना उस दिन को रिवाइव करना चाहता हूँ जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, तो वो दिन कैसा था, क्या हुआ था, आप कहाँ पर थे, किस तरीके से आपको रिजल्ट पता चला और आपको उस दिन कैसा लगा था, बताइए वो दिन।
सर बेसिकली यूपीएससी में चीजें अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, तो ये श्योर शॉट नहीं कह सकता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट ये होप थी कि हाँ कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आ जाए, बस इतना काफी है। तो मुझे पता था कि काफी दिनों से ग्रुप में बात चल रही थी कि रिजल्ट आ जाएगा, आ जाने वाला, आ जाने वाला। तो इवन इट वाज 6 PM, अप्रॉक्सीमेटली 6 PM इट वाज। तो मैंने साइट को ओपन किया, यूपीएससी के रिजल्ट देखा, उसने आ चुका था, बट उतनी हिम्मत नहीं हुई कि इसको रिजल्ट को ओपन करके चेक करूँ। तो कुछ टाइम वेट किया पहले कि नहीं थोड़ा टाइम बाद देखेंगे, और सडनली क्या हुआ, मेरे पास कुछ मैसेजेस आए अपने फ्रेंड्स से। उन लोगों को, एक दो फ्रेंड्स के पास मेरे रोल नंबर थे, मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि मैं तो नहीं देखने वाला रिजल्ट, मुझे देख के बता देना बस। तो उन लोगों के मैसेज आ गए बाद में, तो फिर कंफर्म हो गया। मेरे एक फ्रेंड है, तो उसका मैसेज मेरे पास आया था कि सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद मैंने फिर देख भी लिया था। तो वही था, काफी एकदम फैमिली में काफी सेलिब्रेशन का मोमेंट, सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया होगा, सभी लोग उससे काफी अच्छा लगा। फिर बहुत अच्छा लगता है सर कि इतने बड़े पोस्ट पे आपने। वैसे ऐसी मिठाई तो आप पहले भी चख चुके थे, आपका गेट में ही इतना अच्छा रैंक आया था, उस समय के बारे में भी बता दीजिए आप, वो कैसा था, क्योंकि वो तो पहले ही सक्सेस थी बहुत अच्छी वाली। सर गेट का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। उस समय मैं शायद प्रिपरेशन जब कर रहा था, तो दिल्ली एलिमेंट थे, दोस्तों के साथ थे उसमें। तो काफी सेलिब्रेशन हुआ, पार्टी आर्टी किए थे। ये था अंडर एक्सपेक्टेड पहले से था कि कभी गेट में अंडर ही आ जाए, 2018 या 19 में प्रिपरेशन कर रहे थे, बट इस टाइम जब हुआ तो काफी अच्छा लगा कि नहीं, जो हमने मेहनत की है उसका आउटकम आ गया, तो काफी अच्छा लगता है। मतलब वही है कि एक फेज रहता है आपका, जब आप स्ट्रगल करते रहते हो, एक नहीं निकलता है, फिर उसके बाद धीरे से सब कुछ निकलने लग जाते हैं, सारे एग्जामिनेशंस, और आप उस इसमें मैं याद करना था, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये रहा है कि इनिशियली तो काफी एग्जाम्स नहीं निकलते, बट एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर एग्जाम एक स्टार्ट होता है निकलना, तो काफी सारे एग्जाम, तो उस मोमेंट पर सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, या कौन से पीएससी या कोई भी ऐसा, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है। तो एक बार रिजल्ट आना स्टार्ट होता है तो सारे रिजल्ट निकलते जाते हैं, बट उस मोमेंट तक जो पेशेंस रखना होता है वो थोड़े मुश्किल करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थैंक यू सो मच सर, हम लोगों ने इतनी सारी चीजों का डिस्कशन किया। लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, 3 स्ट्रैटेजीज की, 1 महीने पहले क्या करना चाहिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के, और इंजीनियरिंग सर्विसेज रहे चाहे गेट रहे, 1 वीक पहले क्या करना चाहिए, और जो जस्ट 1 दिन पहले रहता है ना, उस दिन क्या चीज करना चाहिए, तीनों एक सीक्वेंस में। सर ये की बात करता हूँ मैं, जब 1 मंथ बैक, तो जो भी हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए उसमें उन सारे चीज़ों को डिजाइन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारे पास सब्जेक्ट्स काफी होते हैं, ऑलमोस्ट 16 से 17 सब्जेक्ट होते हैं, तो उनका टाइम मैनेज करना होगा कि हमें इतने सारे चीज़ों को एक साथ याद कैसे करना होगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को मार्क कर देते हैं कि जो एग्जाम के जस्ट पहले हम लोग ये क्वेश्चंस को डिजाइन करना होगा। कुछ टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं जो मिला था कि टेस्ट में जो भी मेल किया तो उसको अलग से नोट डाउन कर देना, तो इन सारी चीज़ों का कंपैरिजन हमारे पास रहता है। तो 1 मंथ बैक हम लोग को इन सारी चीज़ों पर फोकस करना होता है। कुछ एक आध माइनर सब्जेक्ट रह जाते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं, अगर हम रिलैक्स हैं तो पढ़ सकते हैं चीज़ों को, जैसे रेलवेज हुआ तो उसको बेसिकली माइनर सब्जेक्ट लेके छोड़ देंगे, टनल इंजीनियरिंग है, अर्थक्वेक भी कुछ छोड़ देते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट को 2-3 सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ सकते हैं। और 1 वीक बैक की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल मोमेंट होने लगता है, वहाँ से प्रेशर जनरेट होने लगता है, बट चीज़ों को हम लोग को कोशिश ये करनी चाहिए कि रिलैक्स रहें, जो भी पढ़ें, नया कुछ भी नहीं पढ़ना होगा उस मोमेंट पर, बट जो भी क्वेश्चन अगर कुछ प्रीवियस में या कुछ टॉपिक्स ऐसे रह जाते हैं जो हम लोग सकते जैसे रेलवे हुआ या कुछ या टनल इंजीनियरिंग, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्ट हम लोगों ने नहीं पढ़े तो एटलीस्ट उनके प्रीवियस क्वेश्चन देख कर जाएं कि अगर सेम क्वेश्चन आ जाता है तो एटलीस्ट वो गलती नहीं करती है, तो वो कर सकते हैं। कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है और खुद को कूल रखना है, चीज़ों को अपना टाइम टेबल उसी के पेपर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो 1 मंथ बैक से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं कि जो टाइम टेबल हम लोग का पेपर का होता है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मॉर्निंग में 2 आवर्स, और उसके बाद फर्स्ट सेकंड मीटिंग में पेपर होते हैं 9 to 11 और 1 to 4 जो भी टाइमिंग रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। और 1 वीक में ये सब रहता है। और पेपर जब पेपर हो उस दिन के लिए करने से प्रॉपर डाइट हो, मतलब कुछ दिन पहले से प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर स्लीप लेना। कुछ लोगों का स्टूडेंट्स का ये भी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि मुझे रात में ज़्यादा पढ़ने की आदत रहती, तो रात में लेट नाइट तक पढ़ता था मैं 3-4, तो पेपर के पहले कोशिश करता था कि ये 7-8 डेज बैक इससे हेल्थ को चेंज करने की, बट वो शायद कभी नहीं हो पाई पेपर में, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी।
तो पेपर के 1-2 दिन पहले भी सीखा, तो ये लगता था कि पेपर में चीज़ों को भूल रहा है उसमें, बट कैसे भी करके खुद को प्रेशर फ्री करना है, खुद को कूल रखना है कि मतलब चीज़ों का एक ओवर बर्डन ना हो या प्रेशर उसका फील ना हो हमारे, क्योंकि हमें जो पेपर जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रखे हैं वो सभी पेपर में बैठने के बाद हम लोग को याद आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम भूलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग सही से प्रिपरेशन की है तो बस ये मोमेंट रहता है कि हम लोग कूल रहना है उस मोमेंट पे। और पेपर जब जा रहे होते हैं देने तो सुबह से प्रॉपर डाइट, क्योंकि 5 to 7 5 आवर्स का पेपर देने होते हैं और 2 आवर्स का गैप होगा, तो एक पूरा दिन इसमें निकल जाता है। तो हम लोग को सिचुएशन में खुद को प्रॉपर डाइट लेना होगा जिससे प्रॉब्लम ना हो सिचुएशन में बैठने के लिए भी थोड़ा सा मोमेंट रहता है, क्योंकि 4-5 घंटे लगातार पेपर देने से कभी ऐसे हेडेक होने लगे या कुछ ऐसी दिक्कत, तो उसको भी थोड़ा मैनेज करना होगा। बाकी उसमें मतलब टूल रहना है, अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है चीज़ों को। बाकी एक और पेपर में अटेम्प्ट करने का टाइम रहता है कि हम लोग को जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका टाइम वेस्ट नहीं करना। कुछ क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं तो उसको एक ईगो पर नहीं लेना है कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे कैसे नहीं होगा, इसको तो आज अटेम्प्ट कर देना, ऐसा नहीं। कुछ क्वेश्चन को रेस्पेक्ट देते हुए उनको अवॉइड करना होगा। बाकी टेक्निकल क्वेश्चन में आउट ऑफ 50 अगर हम लोग आउट ऑफ 130-140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो 10-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसलिए। तो ये रहेगा। गेट के एग्जाम्स में की बात करते हैं तो उसका तो बेसिकली टेस्ट पे फोकस होता है, हम लोग की मिस्टेक्स होती हैं। हाँ, गेट में ये जरूर होता है कि ईएससी में तो प्रीलिम्स की नहीं, अगर मेंस की बात करें तो हम लोग के पास फिजिकली कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, बट गेट में ऐसा नहीं है। तो जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है उसकी प्रैक्टिस बहुत मस्ट होती है कि हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको या तो मोबाइल में डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज वो टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाती है। तो गेट में थोड़ा सा रहना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हमें क्वेश्चन तो आता है बट हम लोग पता चलता है कि कैलकुलेटर में उसमें इनपुट करते टाइम ही मिस्टेक कर देते हैं, तो वो एक ड्रॉबैक रहता है उसको, तो उसकी भी प्रैक्टिस गेट के मोमेंट पर करनी होती है। बाकी इतना ही है बड़ा। बहुत सही सर, आपने पूरी चीज़ों को बहुत अच्छे से फ्रेम करके हम लोगों को बता दिया। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा सर, मुझे भी बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। आई होप स्टूडेंट्स को भी बहुत कुछ मिला होगा। एंड करने से पहले सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका सक्सेस मंत्र क्या है, आपका वो डीप सीक्रेट क्या है जिसको शायद कोई एक स्टूडेंट अगर सुन ले तो शायद उसको कुछ अलग ही लगने लग जाए और वो शायद और अच्छे से इम्प्रूव करके मेहनत करने लगे। बताइए। सर मेरा मानना ये का था कि जो मेरे साथ एक मोमेंट ऐसा रहा था जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक बार कॉलेज कैंटीन में बैठा हुआ था, जस्ट लाइक हाँ पहले से ड्रीम था कि नहीं ऐसी करना है, बट उसको एक ट्रिगर जो वहाँ से मिला था कि कॉलेज कैंटीन पर बैठा था, मैं अपने फ्रेंड के साथ ऐसे डिस्कस कर रहा था, तो उसने बोला मुझे तो डेफिनेटली ये निकालना है और मैं निकालूंगा कैसे भी करके। तो एक उस मोमेंट पर ये लगा कि सामने वाला बंदा ऐसे बोल सकता है तो नहीं है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, एटलीस्ट मुझे कोशिश करनी होगी उसके लिए। तो वो ट्रिगर पॉइंट था कि मैंने अपना वहाँ से कभी प्रिपरेशन में कभी बैक नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं, बस मुझे कैसे भी करके प्रिपरेशन करना है और ईएससी निकालना है। और इसकी सब की स्टार्टिंग एक और मोमेंट था जहाँ पे चीज़ों का ये था कि कभी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है कि हम एक ऐसी चीज़ जिसको हम बदलना चाहेंगे तो वो क्या हो सकता है, तो वो हमारे लिए था कि हमारी सोच, अगर हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे उसको मान लो कोई भी एग्जाम नॉट ओनली एग्जाम, कोई भी लाइफ में ऐसी चीज़ें जैसे हम करना चाहते हैं तो उसके लिए ना पहले उसके लिए सोचना होगा उसके बारे में, जैसा ईएससी की हाँ मुझे ईएससी करना है, और सोचने के बाद एक कोई ऐसा पॉइंट ले सकते हैं कि जो हमें उस चीज़ के लिए ट्रिगर करे कि नहीं हमें ये चीज़ जो करनी है ईएससी करना है, गेट करना है, तो हर हाल में उसमें कुछ करना है। तो बस उसके लिए कभी पीछे मत देखो, कंसिस्टेंट रहेंगे और प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी काफ़ी जरूरी होती है, तो हमेशा बस वही करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें चीज़ों की, और डेफिनेटली आज नहीं तो कल बेटर रिजल्ट आएगा। जो भी और एक और जो मैंने ऑलरेडी बताया कि चीज़ों में मुझे बेटर करने की कोशिश मैं हमेशा करता रहा कि जो जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ और जो भी नेक्स्ट मूव होगा वो उससे बेटर करने की कोशिश करूँ। अगर चीज़ें नहीं हो रही तो एटलीस्ट जहाँ हूँ वहाँ पे जाए, कभी बैक मतलब इससे डाउन ना जाऊँगा, ये कोशिश करूँ। ये बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। आई होप स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी इन सारे कन्वर्सेशन से। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आप भी बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन? सर काफ़ी अच्छा लगा एक इंटरव्यू ये रहा हम लोग का और इंटरेक्शन। बाकी अभी सभी स्टूडेंट से यही कहूँगा कि जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करिए, मेहनत करिए आगे चीज़ों के लिए। और अभी तो कोरोना पीरियड चल रहा है तो उसमें सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ तक हो सके सेफ रहिए और 2 गज दूरी मास्क जरूर इसको अप्लाई कीजिए। वैक्सीनेशन सर स्टार्ट हो चुका है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेगी जितना जल्दी हो वैक्सीनेशन कराएं और सभी लोग सेफ रहें।
थैंक यू सो मच सर। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये सेशन। तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।